बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और जैसा कि हम और आप आजकल डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी के बारे में। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर, और अब हम एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। हम कहाँ यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर को, उसका प्रयोग क्या हो सकता है। इस सीरीज में फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी पिछले ही वीडियो में देखा कि हम पोटेंशियोमीटर को यूज करके किस तरीके से दो गिवन सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। और आज हम सेकंड जो एप्लीकेशन है, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिक्र किया था, चर्चा की थी, उसको डिटेल में जानेंगे कि कैसे हम पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी को यूज करके एक गिवन सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं, और वो भी हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से। तो आइए सबसे आसान तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से हम आज के टॉपिक को जानते हैं, सीखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कहना चाहती हूं कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए देखते हैं आज के टॉपिक को। आप अपने स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो डायग्राम देखते ही पोटेंशियोमीटर को तो अब तक आपने पहचान लिया होगा। फिर भी अगर काफी दिन हो गए हैं पहले के टॉपिक को आपने पढ़ा था, आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूं। अब प्रीवियस टॉपिक जो पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड वीडियोस हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया वो ऐसा आज यहाँ यूज करने वाले हैं, उससे आज के वीडियो में रिवाइज नहीं करेंगे। इसलिए बिना डिले किए हुए जल्दी से आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आप उसे यूज करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहले वहां से ही हम स्टार्ट करते हैं। फिर ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखिए कुछ ये डिस्कशन किया था, जिसमें आपने देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर को यूज करते हुए यानी इसको हमने यूज किया था, और उससे हम टू गिवन सेल्स के ईएमएफ को कैसे कंपेयर करते हैं वो हम लोगों ने जाना था। ठीक है, और जब आपने अलग से प्रिंसिपल का वीडियो पढ़ा वहां डिटेल में इसको देखा, कंस्ट्रक्शन आपने जब पढ़ा पोटेंशियोमीटर का वहां इस डायग्राम को भी बहुत डिटेल में आपने डिस्कस किया है। पूरी जानकारी है कि पोटेंशियोमीटर किस तरीके से बनाया जाता है, किस मटेरियल का वायर होता है, जितना भी आपको जानना है। तो फ्रेंड्स अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस पे आपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। यहाँ दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना था, तो ये यहाँ पे हम इसका कनेक्शन देते हैं। ठीक है, यहां तक आप पिछले वीडियो से रिवाइज कर लीजिए। अब जब इतना कनेक्शन आपने दे दिया फ्रेंड्स, अब इसके आगे हम आज के टॉपिक पे आते हैं, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल। एक दिए गए सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स कुछ सिंपलेस्ट बातें हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए एक सिंपल सा आप सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम कैसा, कोई भी एक सेल आपको दिया गया, ये सेल आपने लिया और इस सेल को सिंपल हम एक रेजिस्टेंस से जोड़ दें। अब इसके लिए आप जो भी करंट कंट्रोलर लगाना चाहें लगा लीजिए। अगर आपको करंट को चेंज करना है तो नहीं भी लगाएंगे तो भी करंट तो फ्लो करेगी ही करेगी। हमें करंट के लिए यहाँ पे स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है, यानी हम यहाँ पर चाहें तो एक की दे सकते हैं, नहीं देंगे आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर दीजिए। यानी हम चाहें अगर तो एक सेल को एक रेजिस्टेंस से यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दें तो भी जैसे ही आप कनेक्शन देंगे करंट फ्लो कर जाएगी। अब गिवन सेल का ईएमएफ अगर हम ई लेते हैं, है ना, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं उसकी वैल्यू हम कैपिटल आर लेते हैं। इस डायग्राम में भी देखें तो ये सेल है ईएमएफ ई, ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमने आर लिया है। ठीक है, जैसे ही ये कनेक्शन आप देते हैं, आपसे अगर हम पूछ लें कि कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो सीधे से आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है। अगर उसमें भी डाउट है फ्रेंड्स, इसी चैनल पर ओम्स लॉ से रिलेटेड वीडियो है, आप उसकी भी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर आप इस डायग्राम को देखिए तो बहुत आसान है। आप नॉर्मली क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, यानी अगर I निकालना है तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये वो ओम्स लॉ है। ठीक, यहाँ पे हम सेल का EMF अगर ले रहे हैं V की जगह, यही तो पोटेंशियल दे रहा है ना इस रेजिस्टेंस को, तो V की जगह अगर हम E लिख लेते हैं
तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ठीक है, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो भी सेल आप यूज करते हैं उस सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध। अगर आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई डाउट है तो फ्रेंड्स कमेंट में लिखिएगा, मैं अलग से उसका फुल वीडियो आपको दे दूंगी। अभी हम ये मान के चल रहे हैं, आप जानते हैं कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना। इस और उसी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आप जानते हैं कि ई और जो सेल के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, उसमें डिफरेंस होता है। तो अगर आपको डाउट है तो फ्रेंड्स कमेंट करिएगा, उसका अलग से वीडियो शेयर करेंगे। अभी हम ये मान लेते हैं कि आपको पता है। और रिलेशन E और V, देखिए यहाँ शॉर्ट में मैं बता देना चाहूंगी आपको कि मान लीजिए ये कोई सेल है ना, सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स आपने लगा दिए। अब इस पे हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक, तो जब करंट फ्लो करती है तो ये मान लीजिए ये पॉजिटिव एंड से नेगेटिव की तरफ, यानी यहां से यहां करंट गई, लेकिन सेल के अंदर तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना होगा चार्ज कैरियर को, यानी चार्ज कैरियर बाहर सर्किट में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड तक जाता है, इसमें वर्क डन। ठीक, ये वर्क डन क्या देता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, वो इन 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देता है। लेकिन अगर पूरा क्लोज्ड सर्किट कहें, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक्सटर्नल सर्किट में और सेल के अंदर फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, अब सर्किट क्लोज हुआ, तो यहाँ ये पूरा पॉजिटिव से चल के फिर अंदर पॉजिटिव तक आने में पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो वर्क डन हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ में सेल के अंदर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क होता है वो एडिशनल इसमें जुड़ा हुआ है, यानी E इज इक्वल टू क्या होगा, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। ठीक है, ये हम मान रहे हैं कि ये चीजें आपको पता है, तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। जो जानकारी आपके पास है उसको मानकर कि ये आप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है, हम यही मान करके आगे चल रहे हैं। तो हमारे आज के टॉपिक पे हम जो देख रहे हैं इसमें भी हम यही चीज लगाने वाले हैं, यही सेल है, इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो फ्रेंड्स इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम यही सीरीज में दिखा लें, सेल के पास ही हम बना दें, इस डायग्राम में बनाना चाहे तो यहाँ बना दें। ये स्मॉल r से हम इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देखिए सीरीज में है, यानी अब इसी सर्किट में, ठीक, अब इस केस को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे क्योंकि अब हमने यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर ली है। तो जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो अब सिर्फ कैपिटल R रेजिस्टेंस नहीं बचा सर्किट में, अब रेजिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा सर्किट के अंदर, तो फ्रेंड्स टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है, सीरीज में है ना, तो R प्लस कैपिटल R, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का वीडियो भी इसी चैनल पर है, अगर इसे आपको जानकारी कुछ लेनी है तो आप उस वीडियो पर जाकर के उसे रिवाइज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए फिर से ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर था, है ना, जहां R टोटल रेजिस्टेंस है। ओके, अब इस केस में हम V की जगह E लेंगे, ठीक, और I करंट है और टोटल रेजिस्टेंस अब कितना हो गया, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ठीक है, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये बन गया टोटल रेजिस्टेंस। तो अब इस केस में जहां सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं, तो सर्किट से जो करंट फ्लो करेगी वो कितनी करंट फ्लो करेगी, E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, इतनी करंट यहां से फ्लो करेगी। इसे चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे जो है क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो क्या निकलेगा, E इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये EMF हो गया। ठीक, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बात की थी कि सेल का जो कोई भी सेल है ना, इसके 2 इलेक्ट्रोड हैं, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और पूरा क्लोज्ड सर्किट में जो आ रहा है उसे हम E कहते हैं। इस टर्म में हमने E और V को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इसे डिटेल में जानना है फ्रेंड्स तो आपको कमेंट करना होगा,
और फिर मैं उसका अलग से वीडियो दूंगी। अभी हम ये मान रहे हैं कि आपको ये रिलेशन पता है, यानी अभी हम लोगों ने क्या देखा, हमने क्या कहा था, E इज इक्वल टू वी प्लस आई स्मॉल आर, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए जरा सा, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के एक क्रॉस अगर हम आपसे पोटेंशियल ड्रॉप पूछें तो करंट तो आई फ्लो कर रही है ना, आई करंट जो भी हम लोगों ने निकाली है ना, दिस वैल्यू ऑफ द करंट, यही करंट सर्किट से जा रही है। तो जो कैपिटल आर रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप वो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर। इस वैल्यू को इस रिलेशन में अगर आप रखते हैं, ठीक, तो रिलेशन में जैसे ही आप रखेंगे तो आपको क्या मिल जाता है, यहां से यहां आपको मिलता है E इज इक्वल टू, देखिए ये आई आर प्रोडक्ट हो जाएगा तो बन जाएगा V प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी अगर आप इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगर इन रिलेशंस को, ये तो जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहां देखिए हमारे पास क्या है, एक रिलेशन ये आ गया, क्योंकि हम पोटेंशियोमीटर को यूज करके सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने दो सेल्स के ईएमएफ कंपेयर किए थे। आज के वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी को यूज करके गिवन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध ये स्मॉल आर हमें निकालना है, जिसमें ये इक्वेशन 1 हमने ले लिया और इसको हम कर देते हैं इक्वेशन 2। ठीक, अब देखिए यहां इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में E अपॉन V, लेफ्ट लेफ्ट डिवाइड हो जाता है और राइट राइट डिवाइड हो जाएगा। तो राइट में I स्मॉल r प्लस कैपिटल R ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय I इंटू कैपिटल R। अब यहाँ ये I कैंसिल आउट हो गया, ठीक, और ये क्या बन जाएगा, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R। ठीक, ऐसे ही आप डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड होकर के 1 हो जाएगा, यानी आपको रिलेशन यहाँ पे क्या मिलेगा, E अपॉन V इज इक्वल टू, ये तो 1 बन गया ना, तो 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। अब आप यहां सोचिए, पोटेंशियोमीटर ईएमएफ निकाल सकता है, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस V निकाल सकता है। ठीक, और अगर कैपिटल R यानी कि जो बाहर से रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं हम उसको रीड कर सकते हैं, तो इसका मतलब है इन तीनों को यूज करके हम इस स्मॉल r को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें पोटेंशियोमीटर को यूज करके सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो ये रिलेशन हम डिराइव करते हैं, इसको यूज करके हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, ये तो बेसिक चीजें होगी। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालने में जो पहला हम लोगों ने डायग्राम देखा था, यानी कि पोटेंशियोमीटर का जो दो सेल को कंपेयर करने वाला आपने डायग्राम सीखा था, है ना, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, जो पोटेंशियोमीटर का वायर है उसको हम स्ट्रक्चर में उसका इस तरीके से उसे फोल्ड करके आपने लगाया। ठीक है, ऐसे फोल्ड करके लगाया। यहां भी वही कर लीजिए, ये पॉइंट A होता है आपका, ये पॉइंट B होता है, और इनके बीच में पूरा जो जो कनेक्शन आपने देना था, यानी कि एक बैटरी आप लगाते हैं, लगा दीजिए बैटरी, इसमें बैटरी B1 जिसको आप कहते हैं, है ना। बैटरी लगाने के बाद करंट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो लगा दीजिए एक रियोस्टेट। आप यहाँ पे की लगाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको की का कनेक्शन देना है तो की एक लगा दीजिए, की K1 इसको आप नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से आपने सर्किट को कंप्लीट कर लिया A और B के बीच में, जैसे अभी पहले करते आए हैं। ठीक, वहां कंडीशन क्या थी, जो बैटरी है उसके पॉजिटिव एंड को इस A पॉइंट से कनेक्ट करते थे, वही यहां भी किया है। फिर आप सेल को जोड़ते हैं, जिस सेल को हम स्टडी कर रहे हैं वहां ईएमएफ निकालना था, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस। दोनों ही केस में जहां जिस पॉइंट A से इस बैटरी B1 का जो पॉजिटिव एंड आपने कनेक्ट किया है, उसी जगह से सेल के पॉजिटिव एंड का कनेक्शन हमें देना होगा। ठीक है, बस वहां हम क्या करते थे, यहां से ले जाकर के हम एक और सेल जोड़ते थे। अभी हमें दूसरे सेल की जरूरत नहीं है, अब हम सिर्फ इसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना है। तो जब इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना है फ्रेंड्स हमें, तो हमें अब यहाँ पे थोड़ा सा बस इतना ही चेंज है और कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। अब क्या करना है, इस सेल के साथ पैरेलल में आपको एक रेजिस्टेंस बॉक्स किस लिए, जिससे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम ऐसे बनाते आए हैं ना रेजिस्टेंस अभी तक डायग्राम में,
वही चीज समझ लीजिए, जैसे कि अभी इस डायग्राम में देखिए, ये जो हम लोग रेजिस्टेंस बना रहे थे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वही चीज अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स से लेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स एक बॉक्स होता है जिसमें हम बहुत सारी कीज होती हैं, उन कीज को यूज करके कोई भी फिक्स रेजिस्टेंस की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब हमने क्या किया, अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स को हमें सर्किट में लेना है कि नहीं, ये डिसाइड करने के लिए हम एक की लगा लें। मान लीजिए इस की को आप कह देते हैं K2 की है, ठीक है। अब इसको किसके साथ पैरेलल में जोड़ना था, इस सेल के साथ पैरेलल में जोड़ना था। लीजिए पैरेलल तैयार हो गया। इसके आगे का पोर्शन बिल्कुल पहले की तरह, एक हमें गैल्वेनोमीटर लेना है, गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी जोड़ देनी है, और इस जॉकी के जे एंड को यहाँ ए से स्टार्ट करके आप कहीं भी ले जा करके नल पॉइंट जैसे पहले ढूंढते थे हमें वही करना होगा, ठीक। अब प्रोसेस में क्या करना है, देखिए पहले वाला वीडियो आपने सीख रखा है, तो सबसे पहला पॉइंट वहां क्या किया था, इस K1 की को ऑन करते हैं। क्यों, क्योंकि जब तक आप K1 को नहीं ऑन करेंगे फ्रेंड्स, तब तक इस AB से तो करंट ही नहीं जाएगी। तो A से B तक पोटेंशियल डिफरेंस मिले, आपको करंट फ्लो करे, उसके लिए आपको क्या करना है, K1 को पहले ऑन करना है, ठीक। अब K1 को ऑन कर दीजिए और अभी K2 को ऑफ ही रहने दीजिए, K2 को ऑन नहीं करेंगे। अब आप खुद सोचिए, K2 को आपने ऑफ कर दिया, इसका मतलब ये वाला पार्ट सेल के साथ कनेक्शन में नहीं है, यानी सिंपल सिर्फ इतना पार्ट है आपके पास अभी सर्किट में, ये इसको आप एब्सेंट मानिए, ठीक। तो यानी सिर्फ सेल लगा है जिसका ईएमएफ है ई। अब आप इस जॉकी को लेते हैं और पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, आगे चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, जहां पर आपको नल पॉइंट मिलता है वहां रुक जाते हैं, और ए से इस जॉकी के नल पॉइंट तक के जो पोजीशन है उसमें वायर की लेंथ को आप रीड कर लेते हैं। मान लीजिए ये लेंथ आ गई L1, और ये लेंथ आपको क्या देगी, इस सेल के ईएमएफ को देगी, यानी E विल बी प्रोपोर्शनल टू L1, ठीक है। E विल बी प्रोपोर्शनल टू L1। तो पहले की तरह यहां पर भी E इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1। क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये जो वायर है आपका पोटेंशियोमीटर का, इसके यूनिट लेंथ यानी एकांक लंबाई का विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ठीक। तो ये हमने यहां से ईएमएफ हमने निकाला, तो हमें सेल का ईएमएफ मिल गया। अभी देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक। और उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है हमें, उसके लिए हम यूज करने वाले हैं ये वाला फॉर्मूला। तो E तो पता चल गया, अभी V और कैपिटल R हमें चाहिए, तो V और कैपिटल R हमें कैसे मिलेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में K1 को ऑन ही रखना है, ठीक है, K1 को ऑन रखना है, क्योंकि करंट हमें फ्लो कराते रहना है A से B तक। अब हम साथ में K2 को भी ऑन कर देंगे, अभी तक K2 ऑफ था, अब जैसे ही हमने K2 को ऑन किया, ठीक, फिर हमें क्या करना है, K2 को ऑन करना है, फिर से जॉकी लेना है और जॉकी को फिर से पॉइंट A से स्टार्ट करना है और आगे चलते जाना है ना, और जहां पर आपको नल पॉइंट मिलता है, ठीक, वहां पे आपको रुक जाना है और वहां तक की लेंथ को रीड कर लेना है। मान लीजिए जहां नल पॉइंट मिला वहां की लेंथ आती है L2। तो अब इस L2 ने क्या दिया, ये एक पॉइंट और यहाँ पे जो क्लियरली बोलना था और अभी छूट गया है, हमने क्या किया, K1 को तो ऑन ही रखा, K2 को ऑन कर दिया। K2 को ऑन किया तो हमने कहा ये सर्किट में आ गया सेल के साथ। ध्यान रखिएगा सर्किट में आया, रेजिस्टेंस बॉक्स जिसको यूज किया है इसकी कोई फिक्स की को यूज करते हुए एक फिक्स वैल्यू का रेजिस्टेंस इसमें देना है, अदरवाइज इसको लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। यानी रेजिस्टेंस बॉक्स से हम एक फिक्स वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पे देंगे, वो रेजिस्टेंस है R, उसको आप रीड कर लेंगे, ठीक। और अब आप जॉकी को लेकर के A से आगे मूव कराएंगे, जहां पर नल पॉइंट मिलेगा वहां पर आप रुक जाएंगे और A से जॉकी के नल पोजीशन वाले पॉइंट तक की लेंथ को रीड करेंगे, वो लेंथ आ गई L2। तो उस L2 लेंथ ने क्या दिया, उसने दिया पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, किसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यानी
इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। और आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट पर डिपेंड करता है। यानी आपने पढ़ा होगा पैरेलल में, अगर मान लीजिए एक ये रेजिस्टेंस है कोई, है ना, एक ये रेजिस्टेंस है, इसको हमने पैरेलल में लगाया है। अब हम आपसे पूछे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अगर आप कहते हैं V, हम बोले इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आप क्या बोलेंगे, V। क्यों? क्योंकि दोनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड हैं, यानी इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। दैट मीन्स अब इस केस में हमने जो देखा कि यहाँ पे इस V ने क्या, यहाँ V किससे निकला, जॉकी से जो हमने लेंथ निकाली L2, उसने V क्यों दिया? क्योंकि अब ये वाला पार्ट सर्किट में होने की वजह से ये एक यूनिट की तरह है, कंबाइंड इफेक्ट ये देगा। यानी अब सिर्फ सेल का ईएमएफ नहीं निकल रहा है, अब क्या निकल के आ रहा है, इस आपका जो ये जो आपका पॉइंट आ रहा, ये इतना पोर्शन है, इस पोर्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ना। और इस पोर्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस L2 हमें बता रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि जब इसके पहले हमने काम किया था, जब ये वाला पार्ट सर्किट में नहीं लेते हैं, उस केस में नल पॉइंट में सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही थी। जब नल डिफ्लेक्शन पॉइंट आपने लिया था तो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर होता है, स्मॉल r वाला। और अगर I 0 हो जाए तो E इज इक्वल टू V हो जाएगा। यानी पहले वाले केस में जबकि आपने कैपिटल R रेजिस्टेंस नहीं यूज किया, जबकि इस पार्ट को आपने स्विच ऑफ रखा, सर्किट से बाहर रखा, तब सेल से कोई करंट नहीं ली जा रही थी। यानी नल पॉइंट से जो हमने लेंथ निकाली थी उसने सीधे सीधे सेल का ईएमएफ दिया। लेकिन अब इस केस में जैसे ही इसको स्विच ऑन हमने कर दिया, तो भले ही हम नल पॉइंट रीड कर रहे हैं, लेकिन सेल से कुछ करंट तो यहां से फ्लो कर ही रही है ना, क्योंकि हमने उसको ये वाला रास्ता प्रोवाइड कर दिया, उपलब्ध करा दिया है ये रेजिस्टेंस लगा करके। तो अब चूंकि सेल से कुछ करंट फ्लो कर रही है, तो सेल का ईएम, जब ये करंट प्रेजेंट है ना, तो सेल का ईएमएफ नहीं निकलेगा, बल्कि सेल के प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V निकलेगा। और सेल के प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि या जो V की वैल्यू है वो क्या है, I इंटू कैपिटल R, वही निकल रहा है जो इसके पहले अभी आपने देखा था। ठीक, तो अब हमने, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ये आप समझ गए कि क्या बात कर रहे हैं, V क्या चीज है। तो इस V को हम कैसे लिख सकते हैं, V को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L2। ठीक है, तो E आ गया, V आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम यूज करें तो हम निकाल सकते हैं E अपॉन, पहले इसको इससे डिवाइड कर दें, तो E अपॉन V इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2 हो जाएगा। K कैंसिल कर दीजिए, यानी L1 अपॉन L2। अब देखिए आप, हमें यहां से जो हमने रेजिस्टेंस इसमें डाला था वो R हमें रीड कर लिया है हमने, ठीक है। तो हमें E अपॉन V पता है और कैपिटल R पता है। आपको E अपॉन V पता है और कैपिटल R पता है। तो E अपॉन V की वैल्यू को, जो अभी रिलेशन हम लोगों ने निकाला था वो क्या था, E अपॉन V इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। E अपॉन V की जगह ये रख दी और कैपिटल R जो आपने फिक्स डाला है वैल्यू उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दे, इसको सॉल्व कर दीजिए, निकल जाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बस इसी चीज को यहाँ देखिए, अब डायग्राम आपको अब क्लियरली समझ में आ रहा होगा। देखिए यही चीज अभी आपको हमने दिखाई थी, है ना। A और B के बीच में आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर पॉइंट A से ही जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसको कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर्स के थ्रू होकर के जॉकी से कनेक्शन दे दिया, ठीक है। फिर जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसके साथ पैरेलल में देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स डाल दिया और की K2 लगा दिया। फिर आपने क्या किया, K1 को ऑन किया और नल पॉइंट जॉकी से रीड करके आपने इस सेल का EMF निकाला, E के लिए फॉर्मूला। फिर आपने क्या किया, K2 को ऑन किया, यहां से एक फिक्स रेजिस्टेंस आपने इसको दिया R,
और फिर से जॉकी को यूज करके नल पॉइंट निकाला, उसने आपको क्या दे दिया, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V। E और V निकाल करके हमने इंटरनल रेजिस्टेंस R निकाल लिया। बस इसी चीज के कंप्लीट नोट्स भी हम आपको जो कि देते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको फुल नोट्स भी हमने प्रोवाइड करा दिया है। तो फुल नोट्स आपको मिल रहे हैं टू फाइंड। अच्छा, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर का। इस एप्लीकेशंस के साथ कंटिन्यूएशन में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ईएमएफ निकालने के लिए पोटेंशियोमीटर ही क्यों यूज करें, वोल्ट मीटर क्यों नहीं यूज कर लेते, या पोटेंशियोमीटर क्यों बेटर है वोल्ट मीटर से। तो उसका आंसर भी आपको लास्ट तक मिलने वाला है। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। आप फुल नोट्स देख लीजिए, उसके तुरंत बाद हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां देखिए, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक, फिर हमने क्या किया था, इफ अ क्लोज सर्किट इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग अ सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस का सेल है आपके पास, उस सेल का ईएमएफ है E, और उसे आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आपने अपनी कॉपी पर डायग्राम बनाया होगा, तो आपके सामने रखा होगा। सिंपल वही जो हमने स्टार्ट किया था, इस सेल का ईएमएफ E है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, इसे हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से जोड़ दिया है। ये जो भी हम लोगों ने लिया था अभी थोड़ी देर पहले, ये उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, और ये डायग्राम आपने कॉपी पे बना रखा होगा, क्योंकि आप मेरे साथ अपने नोट्स भी कंप्लीट करते जाते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन हमने ले लिया। जैसे ही ये कनेक्शन हमने दिया था, देखिए ये रिलेशन अभी हम लोगों ने निकाला जो आपने कॉपी में लिखा होगा, और इससे ही आपकी इक्वेशन 1 बन जाती है। ठीक, फिर हमने रेजिस्टेंस R जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, ये आ गया। फिर हमने भी किया था इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से आपने डिवाइड किया था। जैसे ही इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपको ये रिलेशन मिल जाता है ना, हम लोगों ने निकाला था। इसी रिलेशन को यूज करते हैं और हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। और उसके लिए जो कनेक्शन हम देते हैं वो फिगर 2 वाला कनेक्शन था। फिगर 2 भी हमने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है फ्रेंड्स। दिस इज द फिगर 2 जिसे हमने फुल एक्सप्लेनेशन दिया। ये कनेक्शन ही हमें लेना है। ठीक, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया है कि इससे आप क्या करेंगे, फिगर 2 वाला कनेक्शन देना है। जो हमने डिस्कस किया वो आपको यहाँ पे नोट्स दिया गया है। ठीक है, फिर अब आपको क्या करना है, जो बैटरी आप ले रहे हैं, पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी B1 इज कनेक्टेड टू A एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, और सेल का भी पॉजिटिव एंड हम A से ही कनेक्ट करते हैं। द पॉजिटिव पोल ऑफ द सेल whose internal resistance is to be calculated is connected to A end of potentiometer wire, and the negative end of this cell is connected to jockey J, और jockey J और negative end के बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर G डाल देते हैं। EMF of the cell is E and the resistance box। ठीक, अब सेल का EMF E है, अब एक रेजिस्टेंस बॉक्स हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं K2 की को यूज करते हुए इस सेल के साथ पैरेलल में। ठीक, आपको डायग्राम याद भी होगा और आपने बना भी लिया है। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, K1 की को क्लोज करना है, जिससे पोटेंशियोमीटर वायर AB में करंट फ्लो करने लगती है। और अभी हम K2 को ओपन ही रखते हैं, इसे क्लोज नहीं करते, और नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, जिसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, सेल का EMF निकालेंगे। ठीक है, इसके थ्रू सेल का EMF आपने निकाल लिया। अब सेल के EMF के बाद क्या करना है, जो रेजिस्टेंस R है वो लेना है, और उसके क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यानी अब ये K आप जानते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट अभी भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था आपको ना। अब आपको क्या करना है, जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें हमने रेजिस्टेंस R सेट कर दिया, इसे नोट भी कर लिया R की वैल्यू को, और K2 की को आप क्लोज करते हैं। फिर से आप नल डिफ्लेक्शन पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कैसे, जॉकी J को यूज करते हुए। ठीक है, नल डिफ्लेक्शन फिर से निकाल लिया। इन दिस कंडीशन द लेंथ ऑफ द वायर, किसके बीच में, पॉइंट A और जॉकी के बीच में जो तार की लंबाई है वो L2 हो गई। ये L2 लंबाई क्या देती है, रेजिस्टेंस R के अक्रॉस
पोटेंशियल डिफरेंस आपको देती है और ये हमें इक्वेशन मिल जाती है। अब जो हमने ईएमएफ वाली इक्वेशन 4 जो आपने नोट कर रखा होगा और पोटेंशियल डिफरेंस वाली जो इक्वेशन है 5, इसको यूज किया, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड किया, कंप्लीट आपको मैंने करके दिखाया है। तो ये आपके पास इक्वेशन 6 आ जाती है। अब इस इक्वेशन 6 को जो पीछे हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया था, क्या थी हमारी, E अपॉन वी इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। इसमें ये E अपॉन वी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और कैपिटल R जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में सेट किया था उसको रखेंगे, तो ये हमारा स्मॉल r निकल जाता है। इतना ही है फ्रेंड्स कि कैसे निकालेंगे हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। लेकिन अभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास कंप्लीट नोट्स हैं, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इस तरीके से नोट कर लें यहाँ से, वो भी I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस R इसी तरीके से निकालेंगे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ये उन्हें लिखना इस तरीके से है जो यहाँ दिया जा रहा है, ठीक है। देन सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे, इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपकी इक्वेशन आ जाती है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, इक्वेशन 3 आपको मिल जाती है। यहाँ देखिए फिर आपको ये नोट्स देने हैं कि चित्र 2 का प्रयोग करके आप सेट करेंगे पूरा अपना अरेंजमेंट, पूरा सिस्टम आप सेट करेंगे। बैटरी B1 को कहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ से आप पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट कहाँ चलते हैं, फिर आपको सेल को जोड़ना होगा, है ना, जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है वो सेल आप लेंगे, उस सेल के भी पॉजिटिव एंड को पॉइंट A से जोड़ेंगे, नेगेटिव एंड को जॉकी से जोड़ते हैं, जॉकी और नेगेटिव एंड के बीच में गैल्वेनोमीटर डालते हैं, ठीक है। इस सेल का विद्युत वाहक बल E है। अब इस सेल के साथ समांतर में पैरेलल में एक प्रतिरोध बॉक्स आप जोड़ देते हैं और कुंजी K2 लगा देते हैं। डायग्राम आपने बना रखा होगा, उसमें आप देख लीजिए। फिर आप आगे की चीज नोट कर लें यहाँ से, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी, कि K1 की को बंद करते हैं, AB में हम धारा प्रवाहित कर देते हैं और अभी K2 को खुली रखते हैं और हम शून्य विक्षेप स्थिति को ज्ञात कर लेते हैं। शून्य विक्षेप में पॉइंट A और जॉकी के बीच की तार की लंबाई L1 नोट कर लेते हैं, जिससे हमें सेल का EMF मिल जाता है। इतना निकालने के बाद अगला आता है, अब हमें रेजिस्टेंस बॉक्स में कोई रेजिस्टेंस R लेना है, K2 को बंद करना है और फिर से जॉकी से हमें शून्य विक्षेप स्थिति निकालनी है। शून्य विक्षेप स्थिति में पॉइंट A और जॉकी के बीच तार की लंबाई L2 को रीड करना है। यहाँ जो L2 है वो आपको क्या देता है, प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर की जानकारी देता है इक्वेशन 5 से। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाना है और इस इक्वेशन 6 को आपको जो पीछे इक्वेशन नंबर 3 हम लोगों ने निकाला, यानी E अपॉन वी इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, इसमें यूज करेंगे और ये आ जाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हिंदी मीडियम के बच्चे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पढ़ ही लेना चाहिए, क्योंकि ये अलग से फुल एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सुपीरियरिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर टू वोल्टमीटर। क्यों पोटेंशियोमीटर को हम वोल्टमीटर से सुपीरियर कहते हैं, या हम प्रेफर क्यों करते हैं वोल्टमीटर के बजाय पोटेंशियोमीटर से सेल का ईएमएफ निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि कोई भी सेल है, इसके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और सेल का ईएमएफ आप जानते हैं क्या होता है। देखिए पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल तक करंट आप फ्लो कराते हैं। यहाँ मान लीजिए रेजिस्टेंस लगा, इससे करंट जा रही है, तो पॉजिटिव पोल से स्टार्ट करे, नेगेटिव पोल से होकर के गई और सेल के अंदर नेगेटिव से होते हुए फिर पॉजिटिव पर आ गई। अगर यूनिट चार्ज इस तरह से चल रहा है, यानी पॉजिटिव से चला, बाहर से गया, नेगेटिव तक आया और सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव तक आ गया एकांक आवेश, ठीक। तो इस यूनिट चार्ज को इस पूरे पाथ पे जो क्लोज सर्किट है इसमें मूव कराने में जितना वर्क हुआ वो सेल का ईएमएफ होता है। और सिर्फ पॉजिटिव पोल से शुरू करके एक्सटर्नल सर्किट में नेगेटिव पोल तक जो यूनिट चार्ज को एकांक आवेश को मूव कराने में जो वर्क होता है वो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यानी ईएमएफ में सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव तक आने में जो वर्क डन है वो एडिशनल है, तो इसे आप क्या कहते हैं, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, ठीक।
अब सोचिए कि अगर कोई सेल है, इसका ईएमएफ आप वोल्ट मीटर लगा करके मेजर करते हैं फ्रेंड, तो वोल्ट मीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन देता है। उस डिफ्लेक्शन को आप रीड करते हैं और कहते हैं इस सेल का इतना ईएमएफ है। लेकिन आप खुद सोचिए, वोल्ट मीटर को डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए कुछ करंट चाहिए, भले ही उसकी बहुत छोटी करंट की वैल्यू है, लेकिन चाहिए इसको करंट, और वो करंट कहां से लेता है, इस सेल से लेता है। तो इसका मतलब जब हम वोल्ट मीटर से सेल का ईएमएफ निकालने की कोशिश करते हैं, तो भले ही हम कह रहे हैं कि कोई और रेजिस्टेंस हमने नहीं दिया जिसमें करंट फ्लो करे, लेकिन ये वोल्ट मीटर ही एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट उसमें से निकाल लेती है करंट। तो चूंकि वोल्ट मीटर करंट लेती है, यानी कि ये आई जीरो नहीं होता है, और आई जीरो नहीं है तो सेल का करेक्ट ईएमएफ आपको नहीं मिलता, बल्कि सेल के प्लेट्स के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है जब हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। और जब हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो पोटेंशियोमीटर में भी आपने क्या देखा कि पोटेंशियोमीटर में हम नल डिफ्लेक्शन रीड करते हैं। नल डिफ्लेक्शन के माध्यम से, यानी शून्य विक्षेप के माध्यम से हम निकालते हैं सेल का ईएमएफ, इनडायरेक्ट मेथड से, है ना। तार की लंबाई नापते हैं और उससे ईएमएफ निकालते हैं। तो नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, और कोई डिफ्लेक्शन नहीं यानी हमें किसी करंट की जरूरत नहीं पड़ी, सेल से कोई करंट नहीं लिया गया, और जब सेल से कोई करंट ही नहीं आया तो इसका मतलब है कि E इज इक्वल टू V प्लस आई आर में ये पार्ट जीरो हो गया, यानी हमें जो मेजर होके मिला वो एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ के बराबर ही मिला। तो पोटेंशियोमीटर से हमें ज्यादा करेक्ट वैल्यू मिलती है, ठीक है। टू मेजर द ईएमएफ ऑफ एनी सेल बाय वोल्ट मीटर, वी कनेक्ट वोल्ट मीटर टू द एंड्स ऑफ द सेल, ठीक। हियर टू शो द डिफ्लेक्शन फॉर ईएमएफ, the voltmeter definitely takes some current from the cell. The cell no more remains in open circuit. जब सेल से करंट ली जा रही तो ओपन सर्किट तो नहीं हुआ ना वो। Here, due to the internal resistance of the cell, the potential difference is measured between the plates of the cell, है ना। E is equal to V plus IR. I है और इंटरनल रेजिस्टेंस R भी है, तो इसकी वजह से आप एग्जैक्ट ई ना निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। यही इस लाइन को कहने का मतलब है, ठीक है। यहाँ क्या मेजर किया जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द सेल, ठीक। देन तो यहाँ इसका, और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दैट इज लेस देन ईएमएफ। व्हेन ईएमएफ इज मेजर्ड बाय द पोटेंशियोमीटर, null point is noted, ठीक। दैट मींस सेल इज इन ओपन सर्किट, हेंस एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इज ऑब्टेन्ड, ठीक। एक तो ये फायदा हो गया। अब यहीं पे देखिए, अगर आपसे हम कहें डिफ्लेक्शन रीड करिए, वहां कमी आ सकती है, लेकिन नल डिफ्लेक्शन में रीड करने में जो एरर के चांस है वो कम हो जाते हैं। एक तो ये भी बेनिफिट है। टू मेजर द ईएमएफ बाय वोल्ट मीटर, वी रीड डेविएशन, है ना। देयर मे बी एरर इन रीडिंग दिस डेविएशन while measuring EMF by potentiometer, null deflection is noted, so chance for the error is reduced, ठीक है। यही चीज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी दिया गया है। विभव मापी की वोल्ट मीटर से श्रेष्ठता का क्या कारण है। तो वोल्ट मीटर के द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापने के लिए हम वोल्ट मीटर को सेल के सिरों के बीच जोड़ देते हैं। यहाँ विद्युत वाहक बल के संगत विक्षेप दर्शाने के लिए वोल्ट मीटर निश्चित ही सेल से धारा लेता है। अब सेल खुला परिपथ नहीं है, क्यों, क्योंकि करंट उससे ली जा रही है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण सेल के प्लेटों के बीच का मापा गया विभवांतर सेल के वास्तविक विद्युत वाहक बल से कम होगा, यानी हम प्लेट्स के बीच का विभवांतर निकालते हैं जो ईएमएफ से कम ही आता है। और दूसरा क्या है, वोल्ट मीटर से विद्युत वाहक बल निकालने में हम विक्षेप देखते हैं। इस विक्षेप को देखने में त्रुटि हो सकती है, जबकि विभव मापी से विद्युत वाहक बल मापने में हम शून्य विक्षेप स्थिति देखते हैं, जहां त्रुटि होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी जानकारी जो हम लोगों ने एप्लीकेशन के बारे में देखा है, पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन पिछले वीडियो में आपने देखा था मेरे साथ। आज हमने देखा कि हम किस तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि क्यों पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर से ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ आगे के वीडियोज में बने रहिए। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।